बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले बच्चों, आप लोग जानते हैं कि masses ऑफ एटम्स आर इन द रेंज ऑफ 10 raised to power -24 to 10 raised to power -22 ग्राम। बच्चों, आप जानते हैं कि एटम का मास बहुत ही कम है, कि माइनस में है। हमने पहले भी पढ़ा था कि एटम का मास, एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि जो आम आंख से देखना हमारे लिए उसको पॉसिबल नहीं है, कि एटम इज वेरी स्मॉलर पार्टिकल। जब एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, तो सो वी डू नॉट वे such a extremely small mass by using any sensitive balance। तो हमारे पास कोई ऐसा बैलेंस नहीं है कि जिसके जरिए से हम उसका वेट मेजर कर लें। आप सबको पता है कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एटम क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉलर पार्टिकल है, बहुत ही एक्सट्रीम स्मॉलर पार्टिकल है। इतना स्मॉलर पार्टिकल है कि हम जिसको देख नहीं सकते, तो उसका मास मेजर करना हमारे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। तो फिर इसका साइंटिस्ट ने एक सॉल्यूशन निकाला। इसका उन्होंने सॉल्यूशन ये निकाला कि जब हम एटम का डायरेक्ट मास मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसका इनडायरेक्ट मास मेजर करते हैं। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि जब हम किसी भी चीज का मास या वेट मेजर नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको किसी के साथ कंपेयर करके लेते हैं। जब भी हम कंपेयर करके फाइंड करेंगे, तो उसके साथ हम वर्ड लगाएंगे रिलेटिव का। अब हमारे पास ये लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो जब ये प्रॉब्लम पेश आया कि हम किसी सिंगल एटम का मास फाइंड आउट नहीं कर सकते किसी भी एलिमेंट का, तो उसका साइंटिस्ट ने सॉल्यूशन ये निकाला कि ये जितने भी एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट का मास एक दूसरे से कंपेयर करके निकालें। कंपेयर करने का तरीका कार क्या है कि आप किसी एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड बनाएं। स्टैंडर्ड वो होता है जो सबसे लाइटर होगा, जो सबसे हल्का होगा, भी उसे स्टैंडर्ड बना लेते हैं। बाकियों को उससे कंपेयर करके देखेंगे, जो उस स्टैंडर्ड से जितना हैवी होगा उतना उसका मास होगा। जैसा कि हमारे पास है, ये एलिमेंट हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, इनमें जो सबसे लाइटर तरीन एलिमेंट है, लाइटर तरीन एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है। इसका मास सबसे कम है, 1 है। अब हम हाइड्रोजन से बाकी एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, जो हाइड्रोजन से जितना हैवी होगा उसका मास। लेकिन हम इसको एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसके साथ वर्ड लगाएंगे रिलेटिव, रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे कि हम सोडियम को लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन से 23 टाइम हैवियर होता है, तो हम कहते हैं सोडियम का मास 23। ये जो नजर आ रहा है ये एटॉमिक नंबर है। इस तरह लिथियम हाइड्रोजन से 7 टाइम हैवियर है, तो इसका मतलब लिथियम का मास 7। इस तरह हम तमाम एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते हैं, जो एलिमेंट हाइड्रोजन से जितना हैवी होगा उतना उसका क्या होगा, मास होगा। तो फिर रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या बनती है कि हम क्या करते हैं कि हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बना लेते हैं, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, उसको कंपेयर करते हैं किसी भी एलिमेंट के मास के साथ। तो जब हम सोडियम को कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो सोडियम हाइड्रोजन से 23 टाइम हैवियर है, तो सोडियम का मास 23। पोटाशियम हाइड्रोजन से 39 टाइम हैवियर है, तो पोटाशियम का मास 39। कार्बन हाइड्रोजन से 12 टाइम हैवियर है, तो कार्बन का मास क्या हो जाएगा, 12। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, यहीं से हम क्या बोलेंगे कि मास ऑफ, डेफिनेशन क्या बनेगी, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट के एटम का मास कंपेयर विद, कंपेयर किसके साथ करते हैं, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, कि किसी भी एलिमेंट के एटम का मास कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन के साथ, कि जो हाइड्रोजन से जितना हैवी उतना उसका मास।
तो डेफिनेशन क्या बनेगी, mass of an atom of element, कि किसी भी एलिमेंट के एटम का mass कंपेयर करते हैं mass of an atom of hydrogen taken as standard इसका relative atomic mass कहलाता है। लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि हमने जिस हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ये हाइड्रोजन सॉलिड आइसोलेटेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, स्टेबल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो फिर दूसरा अब क्वेश्चन ये प्रोड्यूस हुआ कि स्टैंडर्ड को चेंज किया जाए। तो फिर स्टैंडर्ड किसको बनाया जाए, तो स्टैंडर्ड तो बेटा वो होगा जो सबसे लाइटर है, सबसे लाइटर तो हाइड्रोजन है, तो स्टैंडर्ड तो हाइड्रोजन के अलावा कोई नहीं बनता। अगर फर्ज करें हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन से जो लाइटर हैं जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, बोरान, ये इनका मैस नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम है, तो फिर इनका मैस तो माइनस में चला जाएगा। तो सब स्टैंडर्ड हमेशा वो बनता है जो सबसे लाइटर होगा, बाकियों को उससे कंपेयर करेंगे, जो उससे जितना हैवी उतना उसका मैस। तो फिर जब ये क्वेश्चन प्रोड्यूस हुआ कि स्टैंडर्ड चेंज किया जाए, तो फिर स्टैंडर्ड बनाया गया कार्बन को। जी अब स्टैंडर्ड किसको बनाते हैं, कार्बन को। क्यों बनाते हैं स्टैंडर्ड, ड्यू टू स्टेबिलिटी, कि हाईली स्टेबल है, एंड अबेंडेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड, और कार्बन के कंपाउंड अबेंडेंस है हमारे पास, ठीक है, प्योर फॉर्म में कार्बन हमारे पास क्या है, मौजूद है, और इसके कार्बन कंपाउंड हमारे पास अबेंडेंट है, और ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी स्टेबल है। कार्बन इज यूज्ड, तो फिर कार्बन को इस्तेमाल किया गया टू स्टैंडर्ड रेफरेंस, के स्टैंडर्ड के तौर पे अब कार्बन को इस्तेमाल किया जाए। फिर वही बात कि अगर हम कार्बन को स्टैंडर्ड बनाते हैं, यहाँ देखें कि अगर हम कार्बन को स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो कार्बन से लाइटर एलिमेंट कौन से हैं, बोरान है, बेरिलियम है, लिथियम है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, इनका मैस तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसका उन्होंने हल क्या निकाला, जी ये देखें, इसका सोल्यूशन उन्होंने क्या निकाला कि कार्बन हाइड्रोजन से कितना हैवी है, 12 टाइम, कि कार्बन हाइड्रोजन से 12 टाइम हैवी है। तो उन्होंने कहा कार्बन को 12 यूनिट में डिवाइड कर लें, तो कार्बन को हमने 12 इक्वल यूनिट में डिवाइड कर लिया। तो जब हम कार्बन के मास को 12 इक्वल यूनिट में डिवाइड करेंगे, मतलब कार्बन को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो जो एक पार्ट है उसे हम बोलेंगे 1/12 ऑफ कार्बन, कि कार्बन का 12वां टुकड़ा, कि कार्बन के हमने क्या किए, 12 इक्वल टुकड़े कर लिए। कार्बन के हमने क्या किए, कार्बन इक्वल पीस कर लिए, इक्वल यूनिट बना लिए 12। जो एक यूनिट होगा वो उसका क्या कहलाएगा, 1/12। अगर हम क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट कर लें, तो हर पार्ट होता है 1/2। 10 पार्ट करेंगे, हर पार्ट होगा 1/10। अगर हमने यहाँ कार्बन के 12 पीस किए, तो एक पीस क्या कहलाएगा, 1/12 ऑफ कार्बन, कार्बन का 12वां हिस्सा। वो कार्बन का जो 12th पीस होगा, 12th यूनिट होगा, दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन। अच्छा, फिर इस कार्बन 12 का मतलब क्या है कि कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, एक का मास 12 है, एक का 13 है, एक का 14 है। तो हम स्टैंडर्ड किसको बनाते हैं, कार्बन 12 को, क्योंकि ये मोस्ट अबेंडेंट है। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड, यानी कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मास 12 है। कार्बन में 2 और तरह के एटम भी हैं, 13 और 14, लेकिन हम स्टैंडर्ड किसको बनाते हैं, कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मास 12 है, इसे हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं। फिर हम इसे हाइड्रोजन के इक्वल कैसे करते हैं, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में 12 इक्वल पीस में डिवाइड कर लेते हैं। जो एक पीस होगा उसे हम बोलेंगे कार्बन 12 का 12वां हिस्सा, और ये हाइड्रोजन के इक्वल होगा। अब हम इसे क्या बना लेते हैं, स्टैंडर्ड। तो फिर हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू स्टेबिलिटी एंड अबेंडेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन इज यूज्ड टू स्टैंडर्ड रेफरेंस। तो कार्बन को फिर हम स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। Therefore mass of atom, तो फिर हम किसी भी एटम के मास को इस कंपेयर करते हैं विद कार्बन के, कार्बन के साथ, क्योंकि फिर हम यहाँ क्या करें, हम किसी भी एटम के मास को कार्बन के साथ कंपेयर करके फाइंड करें। दैट्स वाई, इसलिए द टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। मैंने आपको पहले बताया, जब हम किसी भी चीज को किसी चीज रेफरेंस के साथ कंपेयर करके निकालेंगे, तो उसके साथ वर्ड आएगा रिलेटिव। चलेंगे,
तो फिर हम क्या करते हैं, अब स्टैंडर्ड चेंज कर लिया। अब स्टैंडर्ड किसको बना लिया हाइड्रोजन की बजाय, 1/12 ऑफ कार्बन 12 को। तो 1/12 ऑफ कार्बन 12 के कार्बन का जो आइसोटोप है जिसका मास 12 है, उसका 12वां यूनिट, 12th यूनिट, 12वां हिस्सा, उसे हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं। स्टैंडर्ड का मास हम 1 कहेंगे और उसके साथ कंपेयर करते हैं बाकी एलिमेंट के मास को। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो आंसर वही पहले वाला ही तकरीबन आएगा, लेकिन अब ये क्या होगा, सेम होगा हर दफा, इसमें वेरिएशन नहीं आएंगे, चाहे आप इसे मिलियन टाइम भी आप कैलकुलेट करें। तो सोडियम जो है, सोडियम के हैं ये, जब हम इसको कंपेयर करते हैं 1/12 ऑफ कार्बन 12 से, तो ये सोडियम उससे 23 टाइम हैवियर है, तो इसका मास 23, पोटाशियम का 39, कार्बन का 12, तो वही जवाब है। तो अब फिर इसकी डेफिनेशन बदल के क्या हो जाएगी, वही डेफिनेशन है, बस हाइड्रोजन की बजाय क्या लिखेंगे, 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, mass of an atom of element, कि किसी भी एलिमेंट के एटम का mass कंपेयर विद mass of 1/12 of carbon 12। तो ये डेफिनेशन है, mass of an atom of element compare with mass of an atom of 1/12 of carbon 12 taken as standard। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ हम कार्बन 13 या 14 क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि बेटा वो लीस्ट अबेंडेंट है। जब हम किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं तो फिर हम उस एलिमेंट का वो आइसोटोप लेते हैं जो हाईली अबेंडेंट हो। अगर आपके पास 100 एटम हो कार्बन के, तो उसमें मेजॉरिटी एटम किसके होंगे, कार्बन 12 के होंगे। ठीक हो गया। तो अब यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन। इस तरह नाइट्रोजन को जब कंपेयर करते हैं 1/12 ऑफ कार्बन से, तो नाइट्रोजन 1/12 ऑफ कार्बन से 14 टाइम हैवियर है, तो इसका मास 14। ऑक्सीजन 1/12 ऑफ कार्बन से 16 टाइम हैवियर है, तो इसका मास 16। सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 आता है। अच्छा, और फिर आखिर में जो एक समझने वाली बात, इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही आपने करनी है, तो बाकी इसमें से कुछ भी नहीं है कि व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये सारा कुछ मैंने आपको इसलिए समझाया कि असल में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कार्बन स्टैंडर्ड क्यों है, 1/12 ऑफ कार्बन क्या है, और ये सारी चीजें। और इसके लिए फिर हम यूनिट क्या लगाएंगे, कि अब जैसे हमने कहा कि कार्बन का मास 12, तो साथ में यूनिट क्या लगाएंगे। तो यूनिट हम क्या लगाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट AMU, और इसे डिफाइन करते हैं द यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने का यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। इसके साथ हम एटॉमिक मास यूनिट फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ आपको एक और बात क्लियर करता चलूं कि हमें पता होना चाहिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में क्या फर्क है। अभी बताया कि रिलेटिव एटॉमिक मास है जब हम कंपेयर करके लेंगे, अदरवाइज वो क्या है, एटॉमिक मास है। इसको बड़ा गौर से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलेटिव एटॉमिक मास इज द रेशियो ऑफ एवरेज masses ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। यानी कि ये मास है एलिमेंट का। पहली बात तो ये कि रिलेटिव एटॉमिक मास कंसीडर होता है एलिमेंट का, ये एलिमेंट का मास है, जिसको हम कैसे फाइंड करते हैं, 1/12 ऑफ कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं उसके एटम्स को। एटॉमिक मास क्या है, इट इज द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एटम, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कि ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं, जितने भी न्यूक्लियन हैं उनके सम के इक्वल होता है। अच्छा, उसके बाद है रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग masses एंड परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ ऑल द आइसोटोप ऑफ एलिमेंट। इसको फाइंड करने का तरीका क्या है कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप हैं, हर आइसोटोप का जितना भी मास है, तो हर आइसोटोप जो है उसका जो मास है उसको उसकी परसेंटेज से ज़रब दे के वहां से हम कैलकुलेट करते हैं। कि रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड करने का तरीका क्या है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, उसके 3 आइसोटोप है, हर आइसोटोप की जो परसेंटेज है, तो हर आइसोटोप के मास को उसकी परसेंटेज से ज़रब देके वहां से हम फाइंड आउट करेंगे। और एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट फॉर ईच एंड एवरी आइसोटोप सेपरेट। तो जो एटॉमिक मास है वो हर आइसोटोप का हम सेपरेट फाइंड आउट करेंगे, कैसे, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करके। ठीक है, जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप है, हर आइसोटोप का मास डिफरेंट होगा, वो कैसे निकालेंगे, उसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। वैल्यूज ऑब्टेन्ड, और उसके बाद क्या है, वैल्यूज ऑब्टेन्ड रिलेटिव टू द 1/12, यानी कि ये एक रेफरेंस से हमने कैलकुलेट किया है और ये एक रिलेटिव मास है, इसलिए हम इसको रिलेटिव मास कहते हैं। इसको हम कंपेयर करके लेते हैं, लेकिन जो एटॉमिक मास है ये डायरेक्टली कैलकुलेटेड होती है। प्लस
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जमा करो, टोटल जवाब आ जाएगा। और जो एटॉमिक मास है इसके साथ हम यूनिट AMU यूज करते हैं, रिलेटिव के साथ हम कोई यूनिट यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कंपेयर करके हमने निकाला है। लेकिन क्योंकि कंपेयर भी हम उसके साथ करते हैं, लेकिन अब हम इसके लिए मेंशन करते हैं कि इसके साथ भी हम AMU का यूनिट लगाते हैं। वैसे जो एक्चुअली स्टेटस है वो ये है कि हमें रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ उसकी डायमेंशन लेस है, और जो एटॉमिक मास होगा उसके साथ यूनिट यूज AMU यूज करेंगे, इसलिए इसका नाम भी है एटॉमिक मास यूनिट, नॉट अ रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन आपकी जो बुक में गिवन है उसके मुताबिक हम इसके साथ भी AMU फाइंड आउट, इसके साथ भी AMU लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पे ये टॉपिक मुकम्मल हो गया। अब हम नेक्स्ट अगला टॉपिक आइसोटोप पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से नहीं करना। तो बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। सबसे पहले आइसोटोप पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है। कि बच्चों आप जानते हैं कि सेंटर में ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये जो जगह घेर रहे हैं इस सब को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ये उसका ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपको दो नजर आ रहे हैं कि टू टाइप के पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस के अंदर हैं और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या करें, रिवॉल्व करें, जिसको हम ऑर्बिटल या क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिटल। ये आगे उसकी टाइप्स हैं, दैट इज ओवरऑल कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इसके बारे में तो आप मैट्रिक्स से पहले से जानते हैं। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में दो चीजें हैं, जैसे हमारे पास ये हीलियम है, हीलियम में जो लेफ्ट टॉप पे मेंशन होता है ये उसका होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। तो आप जानते हैं कि किसी भी एटम में, ये नीचे देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज ये आपस में इक्वल होते हैं। कि किसी भी एटम में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की तादाद और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन की तादाद आपस में बराबर होती है। इसलिए हर एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, लेकिन एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन आपस में इक्वल होते हैं। एक्चुअली ये जो एटॉमिक नंबर है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तादाद है कि जितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है। लेकिन हमने पीछे टॉपिक आइन में पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रॉन को ऐड भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की तादाद नहीं बोलते, क्योंकि ये आपस में इक्वल है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। कि किसी भी एटम में जितनी प्रोटॉन की तादाद होगी वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। और ये बात जहन में रखें, एक्चुअली ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हैं, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऐड भी किए जा सकते हैं और रिमूव भी किए जा सकते हैं, इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रॉन की बजाय क्या लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो लेफ्ट में बॉटम में लिखा होता है ये एटॉमिक मास, या इट इज कॉल्ड मास नंबर कहलाता है। इसको एक्चुअली हम मास नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं कि एटॉमिक मास और मास नंबर। ये एक्चुअली मास नंबर है, इसको याद रखिए। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। कि किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद होती है, इट इज कॉल्ड मास नंबर, जिसे हम एटॉमिक मास जनरली भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। क्या उसमें तीन चीजें हैं कि न्यूक्लियस में जो पार्टिकल की तादाद है ये मास नंबर है, बाहर जो रिवॉल्व कर रहे हैं जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर है। अब जैसे यहाँ पे ले तो मास नंबर क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है। मास नंबर, जी बेटा एक मिनट मैं भी देखता हूँ। जी जी बेटा मैं भी अनम्यूट करता हूँ, बताएं क्या क्वेश्चन है। एक मिनट बच्चों। ऑक्सीजन मास नंबर इसका 16 है,
जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है डिफाइन करेंगे, इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और मास नंबर का दूसरा नाम न्यूक्लियन नंबर भी होता है, इसे हम न्यूक्लियन नंबर भी बोलते हैं। 8 इसका क्या है, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इसे हम डिफाइन, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। फॉर ऑक्सीजन इसका प्रोटॉन नंबर क्या है 8, क्योंकि इसमें 8 प्रोटॉन होते हैं। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम आते हैं आइसोटॉप्स के हैं। तो जो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने, ये जॉन डाल्टन आपके सामने है, इस जॉन डाल्टन ने ये कहा था अपने एटॉमिक थ्योरी में कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग देयर मास एंड प्रॉपर्टीज। इसने ये कहा था कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं सब के सब सेम होते हैं, हैविंग सेम मास एंड प्रॉपर्टीज। इसको आप इस तरह कह सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एयर के अंदर ऑक्सीजन है तो मिलियन ट्रिलियन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के। उसने कहा था जितने भी ऑक्सीजन के एटम होंगे सब के सब सेम है, सबका मास भी सेम है और सबकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। इस पॉइंट्स को रिजेक्ट किया फ्रेडरिक सोडे ने 1931 में। फ्रेडरिक सोडे ने क्या कहा, इसने कहा ऑल द एटम्स इन एन एलिमेंट आर नॉट अलाइक। इसने कहा किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे सब के सब एक जैसे नहीं होंगे। हाँ, उसने क्या क्या हो सकता है, दे कैन हैव सेम एटॉमिक नंबर, कि सब का एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है बट डिफरेंट मास नंबर, कि सबका एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है, मास नंबर सेम नहीं होगा। तो फ्रेडरिक सोडे ने कहा कि जो जॉन डाल्टन ने कहा था कि सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, कि हर रिस्पेक्ट में सेम है, इंक्लूडिंग मास, प्रॉपर्टीज, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल रिस्पेक्ट में सेम होते हैं। तो फ्रेडरिक सोडे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे, उनका एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है लेकिन उनका मास नंबर हर हाल में क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसलिए हम आइसोटॉप्स को डिफाइन कैसे करते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर, और उनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। इसकी एग्जांपल बोरॉन, बोरॉन के में 2 आइसोटॉप्स हैं। अगर आप बोरॉन लें तो बोरॉन के एलिमेंट को डिस्कस करें, उसमें आपको 2 तरह के एटम नजर आएंगे। कुछ एटम ऐसे नजर आएंगे जिनका मास 10 होगा और कुछ एटम ऐसे नजर आएंगे जिनका मास 11 होगा। तो ये आपस में क्या है, आइसोटॉप्स हैं। जो बोरॉन 10 होगा उसमें 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन होंगे, जो बोरॉन 11 होगा उसमें 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। यानी आइसोटॉप्स में क्या होते हैं, ये किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर दोनों का 5 है लेकिन मास नंबर दोनों का क्या है, डिफरेंट है, दे आर कॉल्ड आइसोटॉप। ये भी बोरॉन है, ये भी बोरॉन, लेकिन उसमें एटम्स क्या होंगे, 2 तरह के होंगे। कुछ एटम ऐसे होंगे जिनका मास 10 होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका मास 11 होगा, दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। अब ये आगे आपके पास ये डिटेल में गिवन है कि बोरॉन में 2 तरह के एटम है, ये बोरॉन 10 है। बोरॉन 10 में देखें कि 1 2 ये ग्रीन, ये प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है। बोरॉन 11 में भी क्या है, इसमें भी 5 प्रोटॉन है, नहीं सॉरी, ये जो व्हाइट है ये प्रोटॉन है, इसमें भी 5 व्हाइट है, 5 प्रोटॉन है, और यहाँ भी 5 प्रोटॉन है। ये नीचे लिखा प्रोटॉन क्या, व्हाइट, और जो ग्रीन है ये न्यूट्रॉन है। इसमें देखें, इसमें 5 न्यूट्रॉन है और जो 11 इसमें क्या है, 6 न्यूट्रॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन दोनों में देखें, यहाँ इलेक्ट्रॉन सेम है, 2 2 4 और एक 5, इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, 5 है, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है। ठीक है, जिनके मैस नंबर डिफरेंट है, इसका मैस 10 है, इसका मैस 11 है। फिर मैस में क्या डिफरेंट है, ये इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है, एटॉमिक नंबर सेम है, मैस नंबर डिफरेंट है। मैस नंबर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंट है, क्या प्रोटॉन डिफरेंट है, नहीं, प्रोटॉन इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। डिफरेंट क्या है, न्यूट्रॉन, इसमें क्या है 5 न्यूट्रॉन है, 5 ग्रीन है, इसमें क्या है 6 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ये किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, 5 एटॉमिक नंबर दोनों का 5 है, लेकिन मास नंबर एक का 10 है, एक का 11। फिर एटॉमिक नंबर सेम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन सेम है 5, इसमें दोनों में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये देखें रेड, ये इलेक्ट्रॉन है 5। डिफरेंट क्या है, और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंट है, प्रोटॉन भी सेम है,
डिफरेंट असल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। इसी तरह और एग्जांपल है, अब हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में 3 आइसोटॉप हैं, हाइड्रोजन 1 एक का मास 1 है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। इन तीनों आइसोटॉप में देखें, तीनों पास इलेक्ट्रॉन 1, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 1, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, तीनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम है। डिफरेंट क्या है, न्यूक्लियॉन नंबर, इसका न्यूक्लियॉन नंबर 1 है, इसमें 2 है, इसका न्यूक्लियॉन नंबर 3 है, न्यूक्लियॉन नंबर मास नंबर। फिर न्यूक्लियॉन में क्या डिफरेंट है, न्यूक्लियॉन में दो चीजें होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो क्या डिफरेंट है, इसके पास एक प्रोटॉन, इसके पास भी 1 प्रोटॉन, इसके पास भी 1 प्रोटॉन, प्रोटॉन सेम है। फिर डिफरेंट क्या है, इसके बाद नो न्यूट्रॉन, इसके बाद 1 न्यूट्रॉन, इसके पास क्या है 2 न्यूट्रॉन। तो क्या पता चला, आइसोटॉप्स किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं, एक सेम एलिमेंट के, आइसोटॉप कहते हैं सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम का मतलब इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के हैं डिफरेंट है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो आइसोटॉप्स हैं इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम, तो एटॉमिक नंबर क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर क्योंकि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद आपस में सेम है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे हर हाल में उतने ही प्रोटॉन होंगे, दोनों हर हाल में सेम होते हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर सेम, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में सेम। फिर इलेक्ट्रॉन जिनके सेम होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है। आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि अगर फर्ज करें लिथियम की के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के हजारों एटम है, सबके पास 3-3 इलेक्ट्रॉन है, तो सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1। जितने भी एटम्स होंगे सब एटम के पास पहले शेल में 2 होंगे, दूसरे शेल में 1। लिथियम के किसी एटम में ऐसा नहीं हो सकता कि पहले शेल में 1 हो और दूसरे शेल में 2 चले जाए, नहीं। तो जिनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है। फिर जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, वो एक जैसे रिएक्शन शो करते हैं। इसलिए आइसोटोप क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। फिर न्यू आइसोटोप में क्या होता है, मैस नंबर डिफरेंट। मैस नंबर में दो चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन हम पहले ही कह चुके हैं सेम है, तो डिफरेंट क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। तो फिर एक केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड करती हैं। दूसरी है फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती हैं, मैस पे। तो इनका मैस सेम है तो इसका क्या होगा, डिफरेंट। यहाँ गलती से लिखा गया डिफरेंट, क्या होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये केमिकल नहीं, गलत लिखा गया, तो यहाँ क्या होंगे, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिर हम इनकी जर्नल प्रॉपर्टीज लेते हैं। तो क्या हुआ कि आइसोटोप में क्या होता है, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आइसोटोप का सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे। तो इनके इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, वैलेंसी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। और इसी तरह इनको आइसोटॉप्स क्यों बोलते हैं, आइसो का मतलब होता है सेम, टॉप्स का मतलब होता है पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, कि इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी सेम है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया गया है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर के लिहाज से। क्योंकि आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए एक एलिमेंट के चाहे जितने भी आइसोटॉप होंगे सबकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम होंगी। जैसे अभी हमने वो पिछली जो हमने स्लाइड पढ़ी थी, अब जो हाइड्रोजन की एक ही पोजीशन है, क्योंकि हाइड्रोजन के आइसोटॉप तो 3 है, तीनों का मास मुख्तलिफ है लेकिन तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है एटॉमिक नंबर के लिहाज से, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इसलिए इनका मास डिफरेंट होता है। मास में क्या चीज डिफरेंट है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, और इस वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, शो द नेम ऑफ एलिमेंट, के एलिमेंट का नेम लिखेंगे, फिर आगे क्या डालेंगे, हाइफन डालेंगे। हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट का नाम, जैसे सोडियम है, सोडियम, फिर आगे ये छोटा सा हाइफन है, हाइफन के बाद उसका क्या लिखेंगे, मास नंबर 23। सोडियम के 2 आइसोटोप, सोडियम 23, सोडियम 24। ये 20 नाम, एलिमेंट का नाम, हाइफन, फिर मास नंबर। और या इसको कैसे शो करेंगे, आर शो द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर इन ऐसे, कि नीचे एटॉमिक नंबर आएगा और ऊपर लेफ्ट साइड पे नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर क्या आएगा, उसका मास नंबर आएगा। अब आइसोटोप्स का बेनिफिट क्या है, आइसोटोप को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस क्या हैं। जैसे आइसोटोप को हम मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बोन स्कैन विद रेडियो एक्टिव
टेक्नीटियम 99। जो टेक्नीटियम 99 है इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। बोन्स का स्कैन, ये बोन स्कैन आपके सामने है कि बोन्स का जो स्कैन करते हैं, बोन स्कैन में कौन यूज होता है, टेक्नीटियम 99 इसमें क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इसके अलावा क्या इस्तेमाल है, मेडिसिन में क्या इस्तेमाल है, जैसे कोबाल्ट 60 है, ये आपकी बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। जैसे कोबाल्ट 60 है, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कोबाल्ट का। इट डिके बाय, जब इसको हम डिके करते हैं तो ये डिके से क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमा रेडिएशन। और इस गैमा रेडिएशन को हम किस लिए यूज करते हैं, इन रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में यूज करते हैं। कैंसर की जब रेडियोथेरेपी होती है, अगर किसी बंदे को कैंसर हो जाए तो उसकी रेडियोथेरेपी में हम किसको यूज करते हैं, कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव आइसोटोप को। मैलिग्नेंट कैंसर सेल, के कैंसर सेल के जो मैलिग्नेंट सेल होते हैं, जो इफेक्टिव सेल होते हैं, आर किल्ड बाय डायरेक्टिंग अ बीम ऑफ गामा रेज टुवर्ड्स कैंसर सेल। कि कैंसर सेल में हम कोबाल्ट 60 के जो आइसोटोप्स को थ्रो करके इनको हम क्या करते हैं, किल करते हैं। मैलिग्नेंट सेल कैंसर के वो हैं जो आगे कैंसर को प्रोसीड करवा रहे होते हैं, यानी कि कैंसर को आगे फैलाने का बाइस बन रहे होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में कोबाल्ट 60 का क्या इस्तेमाल है कि जो गैमा रेज निकलते हैं इससे, कोबाल्ट 60 से रेडिएशन फ्रॉम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज्ड टू स्टेरिलाइज पेस्ट सच एज इंसेक्ट्स दैट डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। कि वो पेस्ट और इंसेक्ट जो क्रॉप को तबाह कर रहे होते हैं उनको खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल है, ये जो गैमा रेडिएशन निकलती है कोबाल्ट 60 से, इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर कैन